हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान अपने यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स की। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड था, फिजिकल प्रॉपर्टी था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और आईयूपीएसी भी हम जैसा हम आईयूपीएसी भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। आज के लेक्चर तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं बेटा। जो पहला तरीका है हमारा वो किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का यूज करके कैसे हम लोग हेलो एरिन्स बनाने वाले हैं, कौन कौन सा मेथड है जिससे हम बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होता है। ये जो स्टेटमेंट है वो सब एनसीईआरटी का है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप समझिए कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। उसके बाद हम इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए जो क्या है टॉपिक, इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट यू मीन बाय बेटा इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है ये बताओ। व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल? देखो यहां पर दो टर्म यूज किया गया है। एक टर्म यूज किया गया है इलेक्ट्रो, ठीक है, और एक टर्म यूज किया गया है फाइल। व्हाट यू मीन बाय फाइल? फाइल एक इंग्लिश टर्म है और फाइल का मतलब होता है लव, एफिनिटी, किसी को चाहना, किसी की चाहत को हम क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। फाइल का मतलब क्या होता है, लव होता है। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम ऐसे स्पीसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन को लव करता हो, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, इवन इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा बताइए, फटाफट डेफिनेशन बनाइए। एक ऐसा स्पीसीज, द species which love electrons, ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करता हो, या ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और इन सभी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इन सभी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है E+ से। तो E+ क्या है, सिंबल है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। एक बात जरूर ध्यान रखना, ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, E+ से किया जाता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल का। अब कौन कौन से स्पीसीज है बच्चे जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड कर सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल ऑफ E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड कर सकता है, देखिए एग्जाम्पल्स देखिए। यहां पर ज्यादातर जो है ना एल्काइल ग्रुप को आप कंसिडर कर सकते हो। कुछ ऐसे एल्काइल ग्रुप भी होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो कौन कौन सा एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज की तरह ऐड करता है? तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल ये आएगा CH3+, क्योंकि एक कार्बन का ग्रुप ले रहे हैं, उसी के साथ कार्बन की क्वांटिटी अगर बढ़ाते हो तो C2H5, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर बोला जाए तो R+, ठीक है, R+। अब कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो। तो ये कैसा ऐड करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करता है। और कौन कौन से स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो कुछ यहाँ पर हेलोजन ग्रुप भी ले सकते हो, ठीक है। हेलोजन ग्रुप भी ऐड करता है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। तो कुछ एग्जाम्पल तो हेलोजन ग्रुप भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो, हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी ग्रुप को क्या बोलते हो आप, हेलोजन ग्रुप बोलते हो। अब यहाँ पर Cl2 ले लो, Br2 ले लो, ठीक है, और I2 ले लो। तो सर ये तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है? बेटा जब इन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, इन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। अब मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कब होगा, या तो हम कोई कैटलिस्ट यूज कर ले या फिर लाइट की प्रेजेंस रखें, या तो कोई कैटलिस्ट यूज कर ले या फिर लाइट की प्रेजेंस रखे। जैसे ही लाइट का प्रेजेंस आता है, जैसे ही लाइट पड़ता है किसी मॉलिक्यूल पे, तो उन मॉलिक्यूल के जो बीच में बॉन्ड है वो बॉन्ड का हो जाता है फ्यूजन,
ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया, एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो लाइट फॉल होते ही, लाइट इंटेंसिटी बढ़ते ही कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो टूट जाते हैं, और जब कोई मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड टूटने के बाद एक पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और एक पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो या तो किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, या फिर लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर दो। इस लाइट एनर्जी या कैटलिस्ट का प्रोवाइड करते ही सपोज दैट कि यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी बढ़ता है बेटा, यहाँ पर भी लाइट इंटेंसिटी, यहाँ पर भी लाइट इंटेंसिटी, तो ये जो Cl है ना, Cl प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ये Br प्लस में और Br माइनस में भी ब्रेक हो जाएगा, और ऐसे ही I माइनस और I प्लस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ग्रुप जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। वो सारे ग्रुप जिसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो, उन सभी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास जिस किसी चीज़ की कमी होती है तो उसको आप क्या करते हो, इधर उधर सर्च करते हो, ढूंढते हो, है ना। ऐसे यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है, तो जाहिर सी बात है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, प्यार करेगा। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यानी कि इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, प्यार करेगा। और ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करता हो, ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता हो, उस तरह के स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि इन सभी ग्रुप को बच्चे हम क्या कह सकते हैं, ई प्लस कह सकते हैं। इन सभी ग्रुप को हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्पीसीज जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करेंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप का अटैचमेंट किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस पे, जहां पर सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो रिंग कंपाउंड होगा, तो रिंग कंपाउंड पे इन इलेक्ट्रोफाइल के अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्सटीट्यूट हो गया एक पर्टिकुलर कंपाउंड पे, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन का होने का रीजन क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच ही नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप अटैच हो रहा है उन कंपाउंड्स पे जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है। तो देखो यहाँ पर, तो अभी हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करता हो, ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, उस तरह के ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। फिर हमने देखा कि कौन कौन से एग्जांपल है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो कुछ बेटा एल्काइल ग्रुप है और कुछ हेलोजन ग्रुप है जो कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्या कुछ और एग्जाम्पल भी है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है? यस, कई सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और मैं हर बार आपको कहता हूँ कि यहाँ से मेरे लेक्चर से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, चाहे आप कितना भी पढ़ के आ रहे हो, कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट आपको मिलेगा ही। तो कुछ और इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप मैं बताने वाला हूँ आपको जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 देखो, हो सकता है बेटा अगर कोई ग्रुप का नाम लिखो, जैसे मैं एसाइल ग्रुप लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एसाइल ग्रुप लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा H2SO4, ठीक है, H2SO4। यहाँ मैंने लिखा कॉन्सनट्रेटेड HNO3। तो 3 ग्रुप और मैंने ले लिया। क्या इन ग्रुप से भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है? क्या ये ग्रुप भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? यस। देखो कैसे, ये जो एसाइल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप होता क्या है, किसी भी पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप और एक पर्टिकुलर हेलोजन ग्रुप लगाओ। यहाँ पर हेलोजन कुछ भी हो सकता है, यहाँ Cl भी हो सकता है, यहाँ पर Br भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पर हेलोजन। तो जब कोई असाइल ग्रुप का कार्बन कंपाउंड और हेलोजन कंपाउंड के बीच में बॉन्ड जब ब्रेक होता है, कार्बन कंपाउंड और हेलोजन कंपाउंड के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चे, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और एक पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसी पॉजिटिव चार्ज ग्रुप को आप क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप की तरफ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, उधर की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। और ऐसा रिएजेंट, ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन की तरफ भागता है, इस तरह के रिएजेंट और स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। समझ आया? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे तो इसका नाम क्या है? ये है बेटा असाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह के ग्रुप को असाइल हैलाइड कहा जाता है, असाइल हैलाइड। तो असाइल हैलाइड में जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है वो क्या है? असाइल हैलाइड में जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है वो ये वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखोगे। आगे जाके जब फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में पढ़ाऊंगा, फ्रेडल क्राफ्ट साइंटिस्ट का नाम है जिसने अल्काइलेशन और असाइलेशन हमें सिखाया था, ठीक है। वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आप यहाँ से तुम याद रख सकते हो
याद रख सकते हो कि असाइलेशन एक रिएक्शन है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी याद रख सकते हो असाइलेशन एक रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो H2SO4, H2SO4 में भी क्या होने वाला है, यहाँ पे H2SO4 में भी क्या होगा, OH माइनस अलग हो जाएगा, ठीक है, और HSO3 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस पे और नेगेटिव चार्ज किस पे तुम देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये यहाँ पर E प्लस की तरह बिहेव कर रहा है, और ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलते हो, जब ये अटैच हो जाता है तो कंपाउंड जो बनता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फोनिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फोनिक एसिड, क्योंकि जो ग्रुप जाके जुड़ रहा है वो सल्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, और जिस रिएक्शन में HSO3 का एडिशन होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सल्फोनेशन, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सल्फोनेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, असाइलेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अलावा कॉन्सनट्रेटेड HNO3 अगर हम लेते हैं तो बेटा कॉन्सनट्रेटेड HNO3 में क्या होता है, OH माइनस अलग हो जाता है, ठीक है, OH माइनस अलग हो जाता है और NO2 प्लस अलग हो जाता है। यहाँ पर देखो HNO3 में एक H है और 3 ऑक्सीजन है, जिसमें एक H और एक ऑक्सीजन अलग हो गया OH के फॉर्म में, और NO2 प्लस अलग हो गया, ठीक है। अब NO2 प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, जो किधर की तरफ अट्रैक्ट होता हो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो ये भी कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और इस तरह के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और नाइट्रो ग्रुप का एडिशन क्या कहलाता है, नाइट्रेशन कहलाता है। नाइट्रो ग्रुप का क्या कहलाता है, एडिशन क्या कहलाता है, नाइट्रेशन कहलाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, इलेक्ट्रोफाइल के, और इन सभी के एडिशन के बेसिस पे तरह तरह के रिएक्शंस के क्या है, नाम है। अगर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहा हो तो उसको हम नाइट्रेशन बोलेंगे, अगर सल्फेट ग्रुप ऐड हो रहा हो तो उसको हम सल्फोनेशन बोलेंगे, अगर असाइल ग्रुप ऐड हो रहा हो, अगर असाइल ग्रुप ऐड हो रहा हो तो उसको हम असाइलेशन बोलेंगे, और अगर अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा हो बच्चे, अगर अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा हो तो उसको हम अल्काइलेशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइलेशन। और अगर ये ग्रुप जुड़ रहा हो, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप अगर जुड़ रहा हो तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोलते हैं। इस तरह के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। जब हेलोजन कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल था किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, जो पार्टिसिपेट किस में कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। आया समझ, क्लियर हुआ। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के बाद आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स करा दिए बहुत सारे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल करा दिए। अब हम रिएक्शन के आगे बढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, देखो ध्यान से। अब स्टेटमेंट आप पढ़ो, अब स्टेटमेंट पढ़ो। ये एक काम करते हैं, पहले मैं आपको पढ़ाई देता हूँ, उसके बाद आप स्टेटमेंट पढ़ना, ठीक है। मतलब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करा देता हूँ और मैं, उसके बाद आप स्टेटमेंट पढ़ना। देखिए, वेट, देखो दोबारा से देखो, एक सीरीज को फॉलो करो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। पहले मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डेफिनेशन बताया, सिंबल बताया कि इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल क्या होता है। उसके बाद आपको कई सारे एग्जाम्पल्स बताए इलेक्ट्रोफाइल के, ठीक है, फिर रिएक्शंस बताया आपको। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए या तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कैटलिस्ट जो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प कर रहा हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल ध्यान रखना बेटा लुईस एसिड का। लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड, व्हाट यू मीन बाय लुईस एसिड? क्या कोई बच्चा बता सकता है कमेंट करके कि लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, लुईस एसिड है क्या और क्या काम करता है? जल्दी बताइए, क्या आपको पता है लुईस एसिड के बारे में? व्हाट यू मीन बाय लुईस एसिड? नहीं पता है? पता है तो कमेंट कर दीजिए। देखो लुईस एसिड क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और उन्होंने कहा कि कोई भी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन 8 के कंपैरिजन में पूरा नहीं हो पा रहा हो, यानी कि उन्होंने एक ऑक्टेट रूल दिया था, ठीक है, क्या दिया था, ऑक्टेट रूल, और कहा कि कोई भी स्पीसीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, यानी कि जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसका ऑक्टेट
इनकम्प्लीट है, ऐसे स्पीसीज को आप क्या बोलोगे? लुईस एसिड बोलोगे। क्योंकि अगर किसी स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ऐसे स्पीसीज को आप एसिड बोलते हो। ऐसे स्पीसीज को आप क्या बोलते हो? एसिड बोलते हो। और वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को भर भर के डोनेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे स्पीसीज को आप क्या बोलते हो? बेस बोलते हो। तो बहुत बेसिक पॉइंट है जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, और ये बेसिक पॉइंट नहीं पता होने की वजह से कई रिएक्शंस नहीं कर पाते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल है कि आपको टू द पॉइंट चीज़ें पता होना चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशान ही रहोगे। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया करना है तो बेसिक से बेसिक्स पॉइंट्स को पकड़ना सीखो, बेसिक से बेसिक्स पॉइंट्स को याद रखना सीखो, रिलेट करना सीखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस टॉपिक से, किस रिएक्शन से रिलेट हो रहा है, कौन सा चैप्टर से रिलेट हो रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पूरी जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन होता है, और जीओसी चैप्टर ही बच्चे कई अधिक से अधिक बच्चे छोड़ देते हैं। कई रीजंस होता है, कई को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, कई लोग समझ नहीं पाते हैं, कई लोग ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, कई लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो भाई आप छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते हो तो वही बड़ी समस्याएं बनती है आपकी लाइफ में। समझ में आ रही है बात? तो छोटी चीज़ों को इग्नोर करना बंद करो, जीओसी को रिवाइज करो, अभी भी वक्त है। अगर अभी 12th स्टार्ट कर रहे हो तो पहले जीओसी रिवाइज करो, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओ। अगर आप रिसेंटली 12th क्लास में हो तो अब तो खैर टाइम ही नहीं है, तो जितना मैं बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है और जीओसी से रिलेट करता है, उसको आप फॉलो करो। ठीक है, अभी आप ध्यान रखोगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले स्पीसीज को आप क्या बोलोगे? लुईस एसिड। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले स्पीसीज को क्या बोलोगे? लुईस बेस। अब मैंने यहाँ पे लुईस टर्म क्यों लगाया? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? लुईस ने दिया था। ठीक है, तो जो भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको आप क्या बोलोगे? लुईस एसिड बोलोगे, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको लुईस बेस बोलोगे। अब कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करेगा? क्योंकि इस कलर पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कोई डोनेट क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है उसके पास, उसको कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो डोनेट कर सकता है। तो वो स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे स्पीसीज को आप लुईस एसिड बोलोगे। क्योंकि अगर इनकम्प्लीट है ऑक्टेट तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, डोनेट करना नहीं चाहेगा। एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया AlCl3 का। AlCl3 इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो Al यहाँ पर आएगा 1 Cl 2 Cl और ये 3 Cl। ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी आसपास क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 और 2 8। सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट आप सेंट्रल एटम को देखो, सेंट्रल एटम की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बेटा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यानी कि AlCl3 जो है ऐड कर सकता है, कैसा कैसा ऐड कर सकता है? लुईस एसिड के जैसा ऐड कर सकता है। अब आप ये सोचोगे कि सर आप 12th क्लास में ये सारी 11th की चीज़ें क्यों बता रहे हैं? 12th क्लास की चीज़ें, 12th क्लास में हम लोग हैं और हम लोगों को ये आता है, तो आप क्यों बता रहे हो? तो बेटा कई ऐसे बच्चे हैं, अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन करवाना शुरू करता हूँ तो क्वेश्चन वाई वाला क्रिएट होगा ना दिमाग में, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो वो उसकी वजह से पूरा लेक्चर खराब होगा और पूरा कंटेंट खराब होगा और बिल्कुल समझ में नहीं आ पाएगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें आप पढ़ के चलो पहले से भी, है ना। ओके, तो इतना आप ध्यान रखोगे, यानी वो सारी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब लुईस एसिड का यहाँ पर काम क्या है? तो भाई इंपॉर्टेंट है, लुईस एसिड का फंक्शन ध्यान रखना। ठीक है, फंक्शन ऑफ लुईस एसिड, फंक्शन ऑफ लुईस एसिड, क्यों हमने इसका इस्तेमाल किया यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में? तो एक पहला फंक्शन तो ये ध्यान रखना, हेल्प टू जनरेट E प्लस। एक तो ये कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है। दूसरी बात, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है। दूसरी बात, हेल्प इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करवाता है। तीसरी बात क्या ध्यान रखोगे, हेल्प इन, तीसरी बात क्या ध्यान रखोगे, हेल्प इन डीप्रोटोनेशन। अब व्हाट यू मीन बाय डीप्रोटोनेशन? डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है बताइए, कई सारे टर्म ऐसे हैं जो निकलते चले जाएंगे। व्हाट यू मीन बाय डीप्रोटोनेशन? डीप्रोटोनेशन का मतलब बेटा होता है एलिमिनेशन ऑफ H+, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ H+, एलिमिनेशन ऑफ H+, यानी किसी भी कंपाउंड के पास H+ अगर निकल रहा है तो किसका काम है, लुईस एसिड का काम है, वो H+ का रिमूवल करता है, H+ को बाहर निकालता है। अब ये बताओ किसी कंपाउंड से H+ बाहर निकल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके निकल रहा है, यानी कि जिस कंपाउंड से निकल रहा होगा उस कंपाउंड को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकल रहा होगा, यानी कि वहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके निकल रहा है। और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने का मतलब वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, इतना समझ आया। ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखोगे इसका, लुईस एसिड का फंक्शन का। पहला, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेल्प करेगा, एंड डीप्रोटोनेशन करवाएगा। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, H+ का एलिमिनेशन। अब समझो चीज़ों को कि क्यों करवा रहा है सर, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। अब ओवरऑल 12th क्लास पे आ जाओ, ये सब बातें जो थी बेसिक्स थी बहुत ज़्यादा, अब 12th क्लास पे आ जाओ कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक, अब 12th पे आ जाओ, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ओवरऑल जो हमारा हेडिंग था, जो हमारी बातें थी, अब होने वाली है। तो देखो बेटा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज दैट कि मैंने एग्जांपल लिया बेंजीन का, और बेंजीन क्या है, बेंजीन क्या है, बेंजीन है हाइड्रोकार्बन, वेरी गुड। बेंजीन क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन के साथ हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन के साथ हमने हेलोजन को ट्रीट कर दिया। सपोज दैट मैंने एग्जांपल ले लिया Cl2 ले लिया, ठीक है, और यहां पर एक कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब अनहाइड्रस AlCl3 क्या इंडिकेट करता है कि अनहाइड्रस AlCl3 बेटा हमारे पास क्या है, ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड का काम क्या होता है, चलिए बताइए फटाफट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लुईस एसिड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ E+ को जनरेट करेगा। दूसरी बात क्या बताया आपको, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन यानी कि प्रोटॉन ग्रुप को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो अब क्या करता है, ये लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, बच्चों ध्यान से समझना रिएक्शन, और ये लुईस एसिड जो है इसके ऊपर ऐड करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर ऐड करते ही ये Cl जो है, Cl के मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे, और Cl के मॉलिक्यूल ब्रेक होते ही यहाँ पर Cl जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक Cl जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक Cl प्लस में और एक Cl माइनस में, यानी कि यहाँ पर क्या बन चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन चुका है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। और इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किसका काम होता है, लुईस एसिड का होता है। लुईस एसिड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब क्या होगा, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के पास क्या मतलब क्या होता है, बेंजीन C6 होता है और H6 होता है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, और सभी 6 कार्बन पे बेटा एक एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि एक हाइड्रोजन का यहां से रिमूवल हो रहा है, और ये रिमूवल कौन कराएगा, लुईस एसिड कराएगा। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस फॉर्म में निकल जाएगा, H+ फॉर्म में निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके H+ फॉर्म में निकल जाएगा, यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे, अब बेंजीन किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, अब बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है वहां पर एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और वो चार्ज कौन सा क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकल रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बाहर निकल रहा है H+ के फॉर्म में, तो बेटा इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। और ऐसा स्पीसीज जिसपे इलेक्ट्रॉन रिच के पास भागता हो, अट्रैक्ट होता हो, उस तरह के स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। यानी कि अब इस E+ का यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अटैक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही Cl यहां पर अटैक होगा तो तुम देख पा रहे हो कंपाउंड क्या बनने वाला है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन।
क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये बेंजीन एज इट इज रहेगा और यहाँ पर कौन सा ग्रुप जाके जुड़ गया, तो Cl जाके जुड़ गया, क्योंकि Cl यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था और ये यहाँ पर Cl जाके अटैच हो जाएगा। तो सर जो H प्लस निकला था उसका क्या हुआ, उस H प्लस का इंतजार कर रहा है इसका दोस्त Cl माइनस, और ये Cl माइनस उस H प्लस के साथ रिलीज हो जाएगा और कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा HCl इज द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज तुम्हें पता होना चाहिए था, डायरेक्ट नहीं कि मतलब ठीक है बेंजीन को Cl2 से रिएक्ट करवाया और एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर लिया, क्लोरोबेंजीन बना दिया और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, रट्टा मार लो। ये काम नहीं है, ऐसा नहीं करना है भाई। उनके पीछे का बेसिक्स पता करो, रिएक्शंस के बेसिक्स पता करो कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जितना आप दिमाग में वाई वाले क्वेश्चंस लेके आओगे ना, कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा और बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, एज इट इज याद रहेगा। यानी अब कभी भी सिंपल बेंजीन ग्रुप को या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रीट कर रहे हो और जैसे ही तुम्हें अनहाइड्रस AlCl3 दिखा, जैसे ही कोई ग्रुप दिखा, समझ जाओगे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल के साथ आप ये याद रखोगे कहाँ पर ग्रुप जाके, कौन से ग्रुप पे कोई भी रिएजेंट जाके अटैच हो रहा है। अभी मैं समझाता हूँ वो भी, ठीक है, कि अगर कोई ग्रुप पहले से जुड़ा हो तो कहाँ पर जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने क्या समझा कि यहाँ पर बेंजीन ग्रुप था, H प्लस लॉस हुआ, Cl2 है, एक Cl टूट गया इलेक्ट्रोफाइल में और न्यूक्लियोफाइल में। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का काम किसने किया, लुईस एसिड ने। डीप्रोटेशन किसने करवाया, लुईस एसिड ने। ठीक है, अब ये Cl प्लस यहाँ पे जाकर अटैच हो गया और कंपाउंड क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो भाई इस तरह के रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हो। क्लियर। दूसरा मेथड समझाता हूँ आपको। यानी कि आज के बाद अगर कभी भी इस तरह का रिएक्शन दिखे, लाइक बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के साथ आप किसी भी तरह का X2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी तरह X2 को ऐड करा रहे हो, चाहे वो Cl2 हो चाहे वो Br2 हो, ठीक है, Cl2 हो चाहे वो Br2 हो, और यहाँ पर अगर आपको दिखता हो AlCl3, ठीक है, पहचान क्या है, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3, और हीट का साइन दिखता हो तो प्रोडक्ट क्या बनाने वाले हो आप, हेलोबेंजीन बनाने वाले हो। ठीक है, X ग्रुप लगा दो, X ग्रुप लगा, जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है वहां X ग्रुप लग जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ पे, HCl। एक बात क्या ध्यान रखोगे बच्चों, दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे, अगर मान लो कि यहाँ पर Cl ग्रुप प्रेजेंट है पहले से, ठीक है, Cl ग्रुप पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4 इसके इलेक्ट्रॉन है, 1 मिनट देखो, अगर मान लो 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 6 और 7 8, तो ये ऑक्टेट में, बाकी भी ऑक्टेट में। ऐसे रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर भी सपोज दैट और हमने X2 यूज कर लिया, X2 यहाँ पे क्या हो सकता है, Cl हो सकता है और Br हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है बच्चों और Br2 भी हो सकता है, Cl2 एज वेल एज Br। कैटलिस्ट क्या यूज किया हमने, फिर से अनहाइड्रस AlCl3। अब ये होता क्या है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, जैसा कि आप जानते हो। sp2 का मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2 होता है, 4 सिग्मा हो तो sp3 होता है और 2 सिग्मा हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी तुम्हें दिख रहा है कि रेजोनेंस होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब रेजोनेंस की वजह से क्लोरोबेंजीन किस तरीके से ऐड करेगा और क्लोरोबेंजीन में कौन सा ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये मैं समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि क्यों कोई ग्रुप जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल ले रखा है, ये रहा क्लोरोबेंजीन बच्चे, ठीक है, ये यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है और इसके ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हो क्या रहा है, इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से, और ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन -I इफेक्ट की तरह ऐड करता है। व्हाट यू मीन बाय -I इफेक्ट, -I इफेक्ट वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करता है। किसी भी ग्रुप के साथ लगाओ तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस में ट्रांसफर हो जाता है बच्चों, किसमें, रेजोनेंस में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे क्या होने लग रहा है, रेजोनेंस होने लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा तो तुम देख पाओगे कि यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होते ही इस कार्बन की जो वैलेंसी है 1 2 3 4 5 वैलेंसी पूरी हो जाएगी, जो कि
कभी शो नहीं हो सकता। कार्बन नेवर बी फॉर्म पेंटावेलेंट, कार्बन की हमेशा कोवेलेंसी 4 होती है, ठीक है, और 4 पे ही रहता है, टेट्रावेलेंट ही होता है, ठीक है। तो ये जैसे ही लोन पे ट्रांसफर होगा बच्चे, यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, और रेजोनेंस स्टार्ट होते ही क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, टूटते ही इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से समझना, कहीं ना कहीं रेजोनेंस कराने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब क्लोरीन ने क्या किया था, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। अब कौन से बॉन्ड को आपने नहीं छेड़ा, ये बॉन्ड एज इट इज था, ये बॉन्ड एज इट इज था, ठीक है। आगे बढ़िए, अब ये क्या है ना, फर्दर चलता रहेगा, ठीक है, ये फर्दर ऐसे ही चलता रहेगा रेजोनेंस, जब तक कि उसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर ना बन जाए, और रेजोनेंस का मतलब ये होता है अल्टरनेट स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड एक कार्बन के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये डबल बॉन्ड जैसे बच्चे यहाँ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बेंजीन का डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ट्रांसफर होकर के यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। बाकी के ग्रुप्स आपने नहीं छेड़ा, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, समझ आ रहा है। अब ये डबल बॉन्ड फिर के, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इस पे जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, फिर ये बॉन्ड टूट करके यहाँ जाएगा। आ रहा समझ। अब ये स्ट्रक्चर कैसा बन चुका है, अब ये स्ट्रक्चर कैसा बन चुका है, देखो ये एज इट इज है, इसको तुमने छेड़ा नहीं, ये बॉन्ड नहीं है, देखो ये एज इट इज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हुआ था, ये यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड ट्रांसफर होकर के यहाँ चला गया। जब कभी भी ऐसा एरो बनता है ना, तो इस एरो का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेशन होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हालांकि ये बॉन्ड डोनेट भी कर रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज नेचुरली क्लियर हो रहा है ना, देखो यहाँ पे जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो ये टूट गया होगा बॉन्ड, ध्यान से समझना, जैसे ये बॉन्ड टूटा होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज गया होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रॉन ने, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, इसको कर दिया न्यूट्रल, क्योंकि आगे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ भी क्रिएट हो रहा है, जैसे देखो नेक्स्ट देखो, जैसे ये एज इट इज है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये Cl एज इट इज है, ये Cl एज इट इज है। अब अगर जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूट के वापस यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो जैसे डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और जब ये जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। तो जब ये बॉन्ड टूटा हुआ था, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाते ही ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है यहाँ पे, अब कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है यहाँ पे, देखो ये एज इट इज, इसको तुमने छेड़ा नहीं, ये एज इट इज, इसको तुमने छेड़ा नहीं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये रहा, ठीक है, और ये यहाँ ट्रांसफर होकर के इलेक्ट्रॉन वापस से क्लोरीन को मिल गया, इलेक्ट्रॉन वापस से क्लोरीन को मिल गया। यानी कि बेटा देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो और उस स्ट्रक्चर को देखो, पहले पाई बॉन्ड यहाँ था, अब पाई बॉन्ड यहाँ पर है, पहले पाई बॉन्ड यहाँ था, यहाँ खाली था, लेकिन अब यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ खाली है, फिर पाई बॉन्ड जो यहाँ था वो ट्रांसफर किस पे हुआ, यहाँ पे। यानी ओवरऑल देखो तो इसका स्ट्रक्चर, अल्टरनेट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। यानी यहाँ क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गया किसमें, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने पर हुआ क्या, एक्चुअली क्यों हमने पढ़ा रेजोनेंस, रिजल्ट क्या है इसका। तो रिजल्ट ये है कि रेजोनेंस का बेटा एक स्ट्रक्चर बनता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रियल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसमें सारे के सारे सिग्मा और पाई बॉन्ड को दिखाया जाता है एक पर्टिकुलर रिंग में, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है, तो ध्यान से अगर देखो आप, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, और पाई बॉन्ड यहाँ 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 है, और इनको छोड़ के यहाँ 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 और यहाँ है, ठीक है। यानी कि देखो पाई बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है, पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, पाई बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है। यानी कि हर एक स्ट्रक्चर पे पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रखा है। यानी कि रियल स्ट्रक्चर में जो बनाते हैं हम, वो सारे के सारे पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसमें, रियल स्ट्रक्चर में। यानी कि जो बेंजीन यहाँ पर बना है हमारा, उसका रियल स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं बच्चों, तुमने पहले पढ़ रखा हुआ इसको तो बहुत अच्छी बात है, पर समझो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है।
हर स्ट्रक्चर पे पाई बॉन्ड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिप्रेजेंट करना है चार्ज के बारे में। तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। तुम देख पा रहे हो कि तीन ही पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। ऑर्थो पे देखो कोई भी ग्रुप कहीं लगा होता है ना, कोई ग्रुप कहीं लगा होता है उसके रिस्पेक्ट में हम नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन लगा हुआ था तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा ये भी ऑर्थो पोजीशन हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारा पैरा पोजीशन हो गया। समझ में आ रही है बात? ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा, यानी कि जो बेंजीन ग्रुप है यानी कि क्लोरोबेंजीन ग्रुप है, जो चाहे बेंजीन हो चाहे क्लोरोबेंजीन हो, बेंजीन में सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, वहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस में यानी कि रेजोनेंस होने के बाद क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया। क्यों पार्टिसिपेट कर गया? क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज था और जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ऐड करता है और रेजोनेंस के बाद ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी ऑर्थो और पैरा पे कोई ग्रुप है जो अटैच हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, ऐड हो सकता है। वो कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे और पैरा पे भर भर के नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जो अट्रैक्ट होता है इस तरह के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। यानी कि यहां से आप एक नोट पॉइंट लिखोगे। क्या लिखोगे आप नोट पॉइंट? कि इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन, चाहे बेंजीन ग्रुप हो चाहे क्लोरोबेंजीन हो बेटा, इन दोनों पे अब क्या ध्यान रखोगे? ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक की जगह इलेक्ट्रोफाइल लिखो, इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी ऑर्थो पे और पैरा पे इजीली इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो सकता है। यानी कभी भी अगर क्लोरोबेंजीन लिखा हो यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन लिखा हो यहाँ पे और E+ का अगर हम यूज़ कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल वो या तो ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होगा। समझ आ रहा है? या तो ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होगा। अब यहाँ पर सर दो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर दो कंपाउंड बन रहा है। एक बन रहा है सर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो वाला, ठीक है, और एक बन रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल पैरा वाला। तो कौन सा कंपाउंड को हम लोग मेजर प्रोडक्ट मानेंगे और कौन सा माइनर मानेंगे? तो बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ गया। तो आप ऑर्थो वाले को क्या मानोगे? माइनर, और पैरा वालों को क्या मानोगे? मेजर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ऑर्थो वालों को माइनर मानोगे और पैरा वालों को मेजर मानोगे। कहाँ गया? ये रेजोनेंस बताया था आपको। वेट 1 मिनट बच्चा। अच्छा वो क्लियर हो गया सारा यार, शिट। इसमें ना एक पेज मतलब कराया तो वो क्लियर हो गया, तो दोबारा कराना पड़ेगा क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, तो वो तो उससे ऐड हो जाएगा ना, उसके बाद कट जाएगा। डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, है ना? ठीक है। तो यानी कि अगर क्लोरोबेंजीन होगा सपोज दैट, ठीक है बेटा, वो पेज क्लियर हो गया, ठीक है, सिस्टम के कन्वीनियंस की वजह से। तो बेटा वो पेज जो है सिस्टम के एरर की वजह से डिलीट हो गया, एरर हो गया, ठीक है, सॉरी। तो 1 मिनट, तो वो पेज जो है ना बेटा क्लियर हो गया, ठीक है, आई मीन सिस्टम के एरर की वजह से वो डिलीट हो गया। तो मैं बता दूं दोबारा आपसे कि कब मेजर बनेगा, किसको मेजर मानोगे, किसको माइनर मानोगे। तो हम ये कह रहे थे कि क्लोरोबेंजीन के साथ अगर इलेक्ट्रोफाइल को ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर 3 पोजीशन है हमारे पास, 1 2 3 जगह पर इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखना किसका है कि कोई भी यहाँ पे कैटलिस्ट हो सकता है। कैटलिस्ट ज़्यादातर यहाँ पर जो यूज़ होगा लुईस एसिड ही यूज़ होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ 2 ग्रुप बनने वाला है यहाँ पे बच्चे। एक जो बनेगा यहाँ पर वो ऑर्थो वाला इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप अटैच होगा, ऑर्थो पे होगा, और एक अटैच होगा पैरा पे, तो मैं आपको ये कह रहा था, और ये
क्लीन ऑल वाला बटन दब गया मुझसे और फिर सारा क्लीन ही हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये जो बनेगा हमारा, ये बनेगा माइनर, और ये जो बनेगा हमारा, ये बनेगा मेजर, ठीक है। एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा माइजर और एक बनेगा हमारा मेजर, एक माइनर और एक मेजर, ठीक है। तो पैरा वाला ग्रुप मेजर है और माइनर कौन सा है, ऑर्थो वाला। क्या इसका रीजन पता है कि क्यों माइनर है और क्यों मेजर है, क्यों हमने उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया? तो इसका रीज़न ये है कि जो पैरा कंपाउंड होते हैं, जो पैरा वाले कंपाउंड होते हैं बेटा, वो पैरा वाले कंपाउंड का रीज़न स्टेबिलिटी का क्या है या क्यों उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसका रीज़न है सिमेट्रिकल कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है। उसके अलावा लैटिस की अगर बात करें, व्हाट यू मीन बाय लैटिस, ठीक है। लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब होता है सॉलिड स्ट्रक्चर। तो लैटिस स्ट्रक्चर जो होता है इसका बिल्कुल फिट होता है, एकदम पैटर्न में अरेंज होता है, और पैटर्न में अरेंज होने की वजह से बच्चे पैरा वाले ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, हाई होता है। स्टेबिलिटी क्या होता है, हाई होता है। तो इन दोनों में अगर मैं अभी ही बता दूं आपको, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप having large difference in their melting point, इनके मेल्टिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होने की वजह से ऑर्थो को और पैरा कंपाउंड को हम इजीली सेपरेट कर पाते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एजर्सन रीजन में आए, चाहे स्टेटमेंट में आए, चाहे एमसीक्यूज में आए, ठीक है, या डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि ऑर्थो और पैरा ग्रुप को हम आसानी से सेपरेट करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न है उनका लार्ज डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। फिलहाल ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, तुम्हें कितना ध्यान रखना था बस कि मेजर बना वालेगा ऑर्थो, और माइनर वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो, सॉरी, मेजर जो बनेगा वो पैरा वाला बनेगा, और माइनर वाला जो बनेगा वो ऑर्थो वाला बनेगा, ठीक है। तो देखो कितना कुछ था यार इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और हम जस्ट रट के चल रहे थे कि ये होता है, वो होता है, फलाना और ढिमका, ठीक है। यानी कि हमने शुरुआत करी कि हाइड्रोकार्बन से कैसे हम प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से रिएक्शन होता है, तो पता चला भाई इलेक्ट्रोफाइल नाम की कोई चीज़ होती है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जब हमने जान लिया तो उसके बाद क्या पता लगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के, और सर ने एग्जाम्पल्स कई सारे करवा दिए जो शायद 12th क्लास तक के लिए बहुत है, उसके बाद की बात देखी जाएगी, हालांकि जेई तक, नीट तक भी करवा दिया आपको, ठीक है। जैसे हमें डिफरेंट ग्रुप का नाम के बारे में पता लगा, फिर हमें पता लगा कि कौन है वो शख्स जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहा है। तो वो रिएजेंट जो है, वो शख्स है, वो लुईस एसिड है ना। तो फिर हमने जाना कि लुईस एसिड क्या होता है, इसके बारे में हमने क्या जाना कि लुईस एसिड का फंक्शन क्या होता है। तो लुईस एसिड के 3 फंक्शन है बेटा, तीनों को आप याद रखोगे। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा कि बेंजीन में और क्लोरोबेंजीन में किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो देख लो ये H+ रिमूव होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और फिर ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इस पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हमने बना लिया, ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जाके अटैच हो सकता है। फिर हमने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि भाई ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्लोरोबेंजीन है, X2 हमने ट्रीट कर रखा है, अनहाइड्रस AlCl3 है, और अनहाइड्रस AlCl3 दिखते ही हमें क्या पता लगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जो ग्रुप ले रखा है, ये इनमें से जो भी X2 होगा, चाहे Cl2 हो चाहे Br2 हो, उसमें से एक जो है बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। और इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए जो बेंजीन ग्रुप होता है उस पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैच होने वाला है। क्लियर, ठीक है। तो ये जो बेंजीन ग्रुप है, इसका हम एक बार क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये बेंजीन एज इट इज रहेगा, ये क्लोरीन एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे सपोज दैट कि आप Br ले रहे हो, ब्रोमीन ले रहे हो, तो बेटा एक ब्रोमीन लगा दोगे यहाँ पर और एक ब्रोमीन लगा दोगे पैरा पे, Cl एज इट इज रहेगा, एक लग जाएगा पैरा पे, यानी ये क्या बन गया। अगर इसकी IUPAC नेमिंग करते हो तो क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो। तो यहाँ पर क्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी 1 और 2, यहाँ से काउंटिंग होगा तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, ठीक है, बी पहले आएगा और सी बाद में आएगा, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन आ जाएगा इसका नेमिंग, ठीक है। और ये क्या आएगा 1 2 3 और ये 4 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन, जिसमें से जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट होगा मेजर वाला ये होगा, ठीक है,
और माइनर वाला ये होगा। ये इस तरह से एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। उसके अलावा फिर आपको रीज़न बताया था मैंने आपको कि क्यों होता है, तो ये देखो रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है बेंजीन में, क्लोरोबेंजीन में या बेंजीन में, तो रीज़न एक ही दोगे आप, ड्यू टू रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। समझ आया, समझ आया, ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या। ये देखो ये रहा, ऑर्थो और पैरा जो है इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना कि ऑर्थो और पैरा ग्रुप का जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो हायर है, इसलिए हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो पूरा लेक्चर के साथ साथ एक क्विक रिवीजन भी मिल गया आपको। आया समझ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आप पढ़िए एनसीईआरटी क्या कहता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अराइल क्लोराइड अराइल ब्रोमाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई ये एनसीईआरटी कहता है अराइल क्लोराइड और अराइल ब्रोमाइड हम बना सकते हैं। क्या होता है अराइल क्लोराइड और क्या होता है अराइल ब्रोमाइड। तो भाई अराइल क्लोराइड क्या होगा, जो बेंजीन होगा उसके साथ क्या लगा होगा, क्लोरीन। और अराइल ब्रोमाइड क्या होगा, जो बेंजीन होगा उसके साथ क्या लगा होगा, ब्रोमीन लगा होगा, है ना। और ये कैसे लगा होगा, ये ई प्लस के जैसा बिहेव करके लगा होगा यहाँ पे आके, ये भी ई प्लस की तरह बिहेव करके यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके अराइल ब्रोमाइड और अराइल क्लोराइड बना सकते हैं ऑफ एरीन्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली, इनका यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। समझ आया, लुईस एसिड का सारा कंडीशन, सारा रोल बता दिया आपको। और ये आप क्या एनसीईआरटी के लाइन है, ठीक है। लुईस एसिड के कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। उसके अलावा बेटा एक और कैटलिस्ट है, क्या है, आयरन थर्ड क्लोराइड, यानी कि FeCl3, ठीक है, Fe2Cl3। Fe के पास +1 का चार्ज होता है। अच्छा Fe2Cl3 नहीं होगा, FeCl3 होगा, ठीक है, FeCl3। इसके प्रेजेंस में भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं, ये भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है, क्लियर। और ये भी एक लुईस एसिड का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, एक स्टेटमेंट हो गया एनसीईआरटी का। उसके बाद देखिए कितना कुछ बता दिया यार इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, इससे ज़्यादा बाहर तो कुछ नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टॉपिक की अगर मैं बताऊं तो। हालांकि और भी मैं बहुत ज़्यादा जा सकता हूं, बट तुम्हारे लेवल पे बेटा इतना बहुत है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखो, पढ़िए इसको, क्या कह रहा है, ये रिएक्शन है। अच्छा Fe डार्क भी आप यूज़ कर सकते हो, Fe डार्क भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करवाता है। द ऑर्थो एंड पैरा कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्थो और पैरा ग्रुप को हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच का जो डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट का वो ज़्यादा होता है, तो इजीली सेपरेट कर लेंगे, है ना। एक का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, दूसरा का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है। जितने देर में कोई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा उतने देर में दूसरा मेल्ट हो चुका होगा और फिर उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं और क्या कहता है एनसीईआरटी का लाइन, ये हो गया। चलिए ये पढ़िए, रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। अगर आप आयोडीन का रिएक्शन करवाते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो वो रिवर्सिबल नेचर होगा, ठीक है। तो उस रिवर्सिबल नेचर को बचाने के लिए, उसको मतलब वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में ना आए, उसको ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई इस लाइन का ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, किसको कर देता है, HI को। और HI को ऑक्सीडाइज करके इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, I2 में। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि I2 को कन्वर्ट कर देता है HI में, तो गलत हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, इस स्टेटमेंट को आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर आप आयोडीन लेते हो, क्या ले रहे हो आप, आयोडीन ले रहे हो, यानी कि मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन, यहाँ मैंने लिया बेंजीन को साथ में ट्रीट किया I2 के साथ और यूज़ किया मैंने अनाइड्रस AlCl3। यहाँ अगर मैं यूज़ करता हूँ अनाइड्रस, ध्यान से समझना बेटा, अनाइड्रस AlCl3, तो ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एक I+ में और I- में, ये जनरेट हो गया। किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से H+ बाहर निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा, ठीक है। H+ जो बाहर निकलता है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकलता है। मैंने एरो गलत बना दिया, आप फटाफट कमेंट कर देते कि एक बार कुछ और पढ़ाते हो, दूसरी बार कुछ और पढ़ाते हो, और फिर क्या होता, मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरी लिमिटेशन बताते, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा और यहाँ से निकलेगा H+ के फॉर्म में, यहाँ से क्या निकलेगा, H+ के फॉर्म में, और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और आप क्या सोचोगे, भाई ये ऐड कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा और इस नेगेटिव चार्ज पे जाके अटैक हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे, कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे I ग्रुप और
एक जो H प्लस बाहर निकल रहा है उस I माइनस के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HI। बट एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी क्या कहता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्यों है रिवर्सिबल, क्यों है रिवर्सिबल? देखो ये जो HI बना है, ये HI बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन को वापस रिवर्स करने की प्रोसेस को, मतलब वापस से रिवर्स करेगा। ये रिएक्शन जो है वापस को रिवर्स का मतलब कि वापस से रिएक्ट करके फिर से ये बना देगा। बट हमें तो क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। तो इसीलिए इसके रिवर्सिबल नेचर को बचाने के लिए, ये रिवर्स ना हो, इसके रिवर्सिबल नेचर को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको क्या करते हैं, इससे भी बड़ा गुंडा भेजते हैं। यानी ये अपनी ताकत दिखा रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, HiO3 और HNO3। ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल है, जो क्या करता है, इस HI को रिड्यूस कर देता है किसमें, I2 में। यानी कि फर्दर हमने I2 का यूज़ कर लिया, फिर फटाफट आयोडोबेंजीन बनाना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका इस्तेमाल करके हम HI की कैपेबिलिटी को, जो रिएक्शन को रिवर्स कर रहा है, उस HI के कैपेबिलिटी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, ताकि ये HI वापस से फर्दर रिएक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ ना ले जाए, यानी रिएक्शन को रिवर्स ना करे। ठीक है, यानी कि जब कभी भी हम I2 यूज़ करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में यूज़ होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, HI को रिड्यूस करके, ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, कि HI को I2 में कन्वर्ट करता है या I2 को HI में कन्वर्ट करता है। मैं अभी का क्वेश्चन करा ही देता हूँ आपको, अभी ध्यान रखना बस इसका। ठीक है, क्या बोला है, रिएक्शन जब आयोडीन का रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर, आयोडीन के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर होता है, बता दिया, क्योंकि HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि HNO3 और HiO3 दो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका यूज करके क्या करते हैं, HI को कन्वर्ट कर देते हैं I2 में। क्लियर, समझ आ रही है बात? और ये तो यार तुम्हें पता ही होगा, फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरो कंपाउंड को हम क्यों नहीं यूज़ करते? X2 के साथ हमने क्लोरीन ब्रोमीन लिया था और आयोडीन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, लेकिन फ्लोरीन ग्रुप क्यों नहीं ले रहे हम लोग? फ्लोरीन ग्रुप लेने का रीज़न क्या है? तो फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की ज़्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से इस ग्रुप को हम नहीं लेते हैं, बहुत एक्सप्लोजिव होता है बच्चे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ वाला, एजर्सन रीजन के फॉर्म में है, कि क्यों आपको ध्यान रखना है HI के बारे में और I के बारे में। ठीक है, ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने कर ही लिया। अब देखो, यस, क्वेश्चन देखो, चलिए पढ़िए। एजर्सन क्या है, अराइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अरेन्स विद आयोडीन। व्हाट यू मीन बाय अरीन ग्रुप? अरीन का मतलब क्या होता है? अरीन का मतलब होता है ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन के फॉर्म में हो। ठीक है, तो बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, एरीन भी बोलते हैं। तो ये हमने एरीन ग्रुप ले लिया। ये कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, क्लोरोबेंजीन हो सकता है, सिंपल बेंजीन हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन हो सकता है। अब इसके साथ हमने I2 को ट्रीट किया, और I2 को ट्रीट करके ये कह रहा है कि जो अराइल आयोडाइड बनाया जा रहा है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, अरीन को रिएक्ट करवा के बनाया जा रहा है, किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो भाई ये रहा आयोडोबेंजीन, ये रहा आयोडोबेंजीन जो हमने बना लिया। इसके साथ क्या बाहर निकलेगा, HI। अभी मैंने आपको बताया कि HI को I2 में कन्वर्ट करता है, कौन कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एजर्सन तो बिल्कुल सही है, एजर्सन तो बिल्कुल सही है। रीजन पढ़िए, रीजन कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज I2 इंटू HI। एग्जामिनर का दिमाग देख रहे हो? तो भाई NCERT से कुछ भी नहीं है, मैं हर लेक्चर में यही बात कहता हूँ। बस वही है कि NCERT को आपको पढ़ना आना चाहिए, NCERT से आपको बात करना आना चाहिए कि NCERT क्या क्या कहता है अपने भाषा में आपसे, और उस भाषा को कैसे सीखोगे, हमारे थ्रू सीखोगे, बुक्स के थ्रू सीखोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करके सीखोगे, है ना। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, अगर आपने ठान लिया तो। वो कहते हैं ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब यहाँ पे बेवजह किस बात को क्यों बोल दिया? क्योंकि आप NCERT को, मतलब NCERT से बहुत डरते हो, ये गलत है।
भाई एनसीईआरटी के एक लाइन को एक्सप्लेन करना सीखो, एक लाइन क्या कहता है उसके रिएक्शंस लिखने की कोशिश करो, उसके पीवाई को पे जाओ, हर एक चीज एक दूसरे को रिलेट कर दो, ऐसे एग्जाम निकलेगा यूं। ठीक है, तो एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए। ओके, तो यहां पर देखो I2 को HI में लेके जा रहे हैं, ना कि सॉरी HI को I2 में लेके जा रहे हैं, ना कि I2 को HI में लेके जा रहे हैं, यानी कि यहां पर एजर्सन तो ठीक है बट रीजन गलत है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता 10 तरीके की बात सोचते यार क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं होगा क्या होगा, रट के मत जाओ ना, समझ के जाओ, चीजों को याद करके जाओ, रिलेट करके जाओ। ठीक है, सिंपल है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नोट पॉइंट, अच्छा नोट पॉइंट से पहले क्या है, चलो पहले कुछ क्वेश्चन से करा देता हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बनाया जा रहा है, चलो ठीक है भाई, ये रहा क्लोरोबेंजीन हमने बना लिया। कह रहा है क्लोरोबेंजीन जो बनाया जा रहा है फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, बेंजीन को रिएक्ट करवा रहे हैं बच्चे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, है ना। और कह रहा है साथ में क्या यूज हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन, इनमें से कौन सा स्पीसीज जो है बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। इतना क्वेश्चन आसान है यार, हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ से मैं लाया हूँ मैं ये वाला, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और आपको भी पता है कि एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एंट्रेंस में भी डायरेक्ट उठ के आता है। तो मेरे लेक्चर पढ़ने के बाद ना तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना तो एग्जाम्पलर देखने की जरूरत है, ना तो पीवाई को देखने की जरूरत है। हालांकि पीवाई को प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो, क्योंकि मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ नीट के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, जेई के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, और बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे और डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो सिंपल सी बात है यार, क्या होगा इसका आंसर, सेकंड होगा। ये भी कोई पूछने की बात है, Cl+ जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे तो ऑर्थो पैरा होगा नहीं क्योंकि एक ही ग्रुप लगा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में होता है ना यार ऑर्थो पैरा। ठीक है, क्लियर। और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये वही क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 चलिए ये देखिए, द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन with chlorine in the presence of iron, in the presence of iron in the absence of light। ओके, कौन कहता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस तो बाहर से आ गए सर, हम कुछ कर ही नहीं पाए। अच्छा जी, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ के जाओ पहले। ये टोल्यूइन है, जब बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को टोल्यूइन बोलते हो। टोल्यूइन के साथ किसको रिएक्ट करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ये रहा Cl2, और कह रहा है साथ में आप आयरन यूज कर रहे हो, और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की एब्सेंस है यानी कि डार्क स्टेट में है। क्या ऐसा रिएक्शन एनसीईआरटी में देखा आपने? यस, अभी दिखा देता हूं मैं आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। देखो, कामचोर बच्चों, अच्छा मैं ही नहीं लेके आया क्या? अगर मैं नहीं लाता यार तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, बट होगी नहीं क्योंकि मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, ये रहा टोल्यूइन, ये रहा X2 Fe डार्क। ठीक है, और Fe डार्क के प्रेजेंस में देखो ऑर्थो टोल्यूइन बन रहा है और पैरा टोल्यूइन बन रहा है, यानी कि CH3 स्ट्रक्चर को छेड़ना नहीं है। अगर कोई हेलोजिनेशन कर दे ना कोई बच्चा, कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, अरे यार यहाँ तो Cl2 का यूज हो रहा है, आयरन का यूज हो रहा है, तो क्या पता हेलोजिनेशन हो रहा हो, और क्या पता हम यहाँ पे हेलोजन ग्रुप को अटैच कर दे। कई स्मार्ट बच्चे होते हैं Cl2 देखते ही, स्मार्ट बच्चे होते हैं Cl2 देखते ही क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, फटाफट क्या कर देंगे, और ऑप्शन में देते भी हैं एग्जामिनर, CH2Cl कर देंगे और HCl बाहर निकाल देंगे, और समझदार बच्चे कहेंगे भाई मैं तो क्वेश्चन पूरा करके आया हूँ, बट क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो आप। क्यों? ये जो हेलोजिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, ये जो रिएक्शन होता है लाइट के प्रेजेंस में होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रखा है, डार्क यानी लाइट का एब्सेंस है, और Fe डार्क का जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, E+ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी कि या इस ग्रुप से या इस ग्रुप से एक पर्टिकुलर ग्रुप बाहर निकलेगा, H+ Cl के साथ बाहर निकलेगा और दो कंपाउंड बना देगा यहाँ पे। तो टोल्यूइन को छेड़ना नहीं है और Cl को लगा देना डायरेक्ट, है ना, एक यहाँ लग जाएगा और एक पैरा पे लग जाएगा। तो देखो ऐसा कौन सा ग्रुप तुमको दिख रहा है, ऑप्शंस पूरे लिए हैं क्या, मिक्सचर
ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, मिक्सचर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा इस तरह से, मतलब ऑप्शंस में गलती है, ठीक है, ऑप्शन में गलती है बेटा। ओहो, ऑप्शन में गलती ये है कि मैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ना पुट अप करके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों में कर दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इसका जो आंसर है ना वो फोर्थ है। अगर आप एग्जाम्पलर कर रहे हो, एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लो, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इसका आंसर फोर्थ है, सेकंड और थर्ड होगा इसका आंसर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में है नहीं, पर ध्यान रखना एक बनेगा ऑर्थो वाला ग्रुप और एक बनेगा पैरा वाला ग्रुप। टोल्यून एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आप लगा दोगे Cl को। क्लियर है? ये नहीं होगा, ध्यान रखना, ये तब होगा जब लाइट प्रेजेंट होगा। लाइट एब्सेंट की बात कर रहा है, लाइट वहां पे क्या है, एब्सेंट है। क्लियर, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा इस क्वेश्चन का टॉपिक पहले कराना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो, एजर्सन क्या है और रीजन क्या है? एजर्सन है नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का आप नाइट्रेशन कर रहे हो, मैंने आपको बताया था नाइट्रेशन इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नाइट्रेशन के केस में जो E+ की तरह ऐड करता है वो क्या है बेटा, NO+ है, ठीक है। किसके साथ कर रहे हो? क्लोरोबेंजीन के साथ कर रहे हो। ये रहा क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरीन है, ठीक है। और क्लोरीन के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यही इलेक्ट्रॉन किस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेजोनेंस पार्टिसिपेट करते हैं। और रेजोनेंस पार्टिसिपेट करने की वजह से इन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं यानी कि कॉन्सनट्रेटेड HNO3 लेने वाले हैं, और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से OH- अलग हो जाएगा और NO2+ अलग हो जाएगा, और ये बिहेव करेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। और ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाके लगेगा या फिर पैरा पे जाके लगेगा। क्लियर है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? नाइट्रेशन हम करवा रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब एक बात बताओ मुझे, मेटा पोजीशन पे क्या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है? नहीं है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से अगर नहीं है तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या खाक उस पर जाकर अटैक करेगा? बात समझ में आ रही है? जब भाई एक बात बताओ, तुम भंडारे के लालच में गए और तुम्हें सब पसंद है पूरी सब्जी, ठीक है, या तुम्हें पसंद है सपोज दैट हलवा, और तुम बिल्कुल हलवा खाने के लिए बिल्कुल भाग के जा रहे हो, और पूरी सब्जी मिला, हलवा मिला नहीं, तुम वहाँ पे यार तुम तो इतने लालची हो कि पूरी सब्जी खा लोगे हलवा छोड़ के। लेकिन ये इतना लालची नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए, इसके लिए एसेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मेटा पे नहीं है, तो मेटा पे इलेक्ट्रोफिलिक जाके अटैक करके क्या करेगा? यानी कि एजर्सन क्या कह रहा है, गलत बोल रहा है। ये कह रहा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। नहीं भाई, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा, है ना। यानी कि एजर्सन क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर एग्जाम्पलर में भी दिया था, देखा था, तो एग्जाम्पलर में भी इसका आंसर क्या बता रखा है कि एजर्सन सही है, रीजन गलत है। बट फिर तुम खुद सोचो कि मेटा डायरेक्टिंग तब होता है जब इस कार्बन ग्रुप का, ये sp2 है ना, इससे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग ग्रुप लगा हो बेंजीन के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ना खींच के इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ खींच रहा हो, इस तरह के इफेक्ट को हम मेसोमेरी इफेक्ट कहते हैं। और मेसोमेरी के केस में ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मैं एग्जांपल करा देता हूं, देखो, अगर मान लो बेंजीन के साथ मैं यहाँ पर COOH लगा दूं, ठीक है, या बेंजीन के साथ मैं यहाँ पे CN ग्रुप लगा दूं, तो अब यहाँ पर इससे ज़्यादा पावरफुल ये हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक ही पे नेगेटिव बचा, और वो क्या है, मेटा है। तो ऐसे ग्रुप जो होंगे ना वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे, ऐसे ग्रुप जो होंगे मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ये तो भाई साफ दिख रहा है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा कैसे हो जाएगा? तो एजर्सन गलत है। रीजन क्या कह रहे हैं, NO2 ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाँ, NO2 ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन कब, बताता हूँ, लेकिन कब, देखो अगर बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन के साथ तुम NO2 ग्रुप लगा दो, NO2, तो इसका जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, किसका, नाइट्रोजन का जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है NO2 लगा दो। अब इस NO2 स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकते हो तुम, इस NO2 स्ट्रक्चर को तुम कैसे लिख सकते हो, तो N डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन O, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तब हो क्या रहा है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन जो है sp2 है, ठीक है, और इस लोन पेयर को इससे पहले कि कार्बन खींचे अपने तरफ, ऑक्सीजन भी उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव
ऑक्सीजन है, तो ये जिस लालच में है कि इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेने देगा, और तो और इसी का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है। और ऐसे इफेक्ट को रेजोनेंस ना बोल के क्या बोला जाता है, मीजोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। अब ये मत कहना कि सर ये तो 12 से भी ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतना ध्यान रखो। अपीयरिंग वाले बच्चे हो, आगे जाके नीट और जेई देने वाले, बेटा इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो अगर बेंजीन के साथ, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज कॉल्ड प्रिंसर स्पेशल, अगर बेंजीन के साथ बच्चों कोई जी ग्रुप लगा हो और वो जी ग्रुप अगर CN हो, जी ग्रुप अगर कोई एल्डिहाइड हो, जी ग्रुप का अगर कोई नाइट्रो ग्रुप है, तो ऐसे ग्रुप जो होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ऐसे ग्रुप पे जो ग्रुप जाके लगेगा, जुड़ेगा, वो कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, एक ही पे नेगेटिव चार्ज बनता है न्यूट्रल के फॉर्म में, और वो मेटा है। और कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर जाके जुड़ेगा तो मेटा पे जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे नहीं जुड़ेगा, अगर बेंजीन के साथ ये ग्रुप जुड़े हुए हो तो। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर जो एजर्सन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि नाइट्रेशन हम करवा रहे हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ करवा रहे हैं, ना कि नाइट्रोबेंजीन के साथ। अगर एजर्सन यहाँ सही होता है ना, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की जगह पर नाइट्रोबेंजीन लगाना पड़ता और वहाँ हो रहा होता है हेलोजिनेशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो एजर्सन गलत हो जाएगा, और NO2 ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है बेटा, तो रीजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? क्लियर क्या? थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, कंटेंट कम रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ये हमारे लास्ट टॉपिक, यस ये लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इससे पहले ये तो एग्जाम्पल हो गया क्वेश्चन का। टॉपिक जो हमारा है वो कौन सा है, ये है, कह रहा है व्हेन एरोमेटिक अमाइन डिसॉल्व या सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड एंड ट्रीटेड विद सोडियम NaNA3, ठीक है, तो क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। यार कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है बताऊं मैं आपको, ये सैंडमेयर रिएक्शन की बात कर रहा है। सैंडमेयर रिएक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका अलग लेक्चर बना दे क्या बोलते हो, क्योंकि ये 1 घंटा प्लस हो गया, ठीक है। चलो इसका अलग लेक्चर बनाते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है।